यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद इस सिस्टम से अलग हुए 15 रिपब्लिक्स, जिनके सामने 1991 के बाद बहुत से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस थे, जिन्हें सॉल्व करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज और उनके द्वारा बनाए गए ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इन पोस्ट सोवियत रिजीम के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए फाइनेंशियल एड दी गई। साथ ही इन कंट्रीज को सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम में ट्रांजिशन करना पड़ा और इसी ट्रांजिशन को नाम दिया गया शॉक थेरेपी। लास्ट वीडियो में हम शॉक थेरेपी के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। शॉक थेरेपी, जिसका एम था पोस्ट सोवियत रिजीम में कैपिटलिस्ट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना। पर क्यों? क्योंकि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद वर्ल्ड में सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रही थी, जो थी कैपिटलिज्म, जिसे अब बेस्ट माना जाता था। और अब यूएसएसआर से अलग हुए कंट्रीज को लगा जैसे वेस्ट ने ग्रो किया है, वैसे ही इस सिस्टम को अडॉप्ट कर ये कंट्रीज भी ग्रो करेंगी, और यही शॉक थेरेपी का ऑब्जेक्टिव भी था। बट क्वेश्चन ये है, क्या ये कंट्रीज जिस तरह का ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहती थी वो अचीव कर पाई? So the shock therapy administered in the 1990s did not lead the people into promised utopia of mass consumption. मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज में जिस तरह का ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ था वो इन कंट्रीज में देखने को नहीं मिला जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब इस रीजन में और ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले, और शॉक थेरेपी ने और कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। पहले जानते हैं पोस्ट सोवियत रिजीम में क्रिएट हुई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। रशिया, जिसकी अब लार्ज नंबर में स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो चुकी थी, क्योंकि उसकी करीब 90% इंडस्ट्रीज को प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज को सेल कर दिया गया। ये पूरा रिस्ट्रक्चर मार्केट फोर्सेस के थ्रू किया गया, मींस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। जिसके जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई की जाएगी, और यहाँ गवर्नमेंट डायरेक्टेड कोई पॉलिसी नहीं थी। रशिया में पहले जो इंडस्ट्रीज स्टेट कंट्रोल्ड हुआ करती थी उन्हें लार्ज नंबर में सेल कर दिया गया, जिस वजह से सप्लाई बहुत ज्यादा थी और डिमांड कम। वर्चुअली अब सब कुछ डिसअपेयर हो चुका था। अब सप्लाई ज्यादा होने से इन इंडस्ट्रीज को बहुत कम प्राइसेस पर खरीद लिया गया था, और इसीलिए इसे द लार्जेस्ट कैरोसेल इन हिस्ट्री कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज को बहुत कम प्राइसेस पर सेल कर दिया गया था। सिटीजन्स को इस सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए वाउचर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बट बहुत से सिटीजन्स ने अपने वाउचर को मनी के लिए ब्लैक मार्केट में सेल कर दिया था, क्योंकि उन्हें जरूरत थी मनी की। रशियन करेंसी रूबल तेजी से डिक्लाइन होने लगी थी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन मींस महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से लोगों की सारी सेविंग चीजों को खरीदने में खत्म होने लगी थी। कलेक्टिव फार्म, जिस पर पीजेंट्स मिलकर एग्रीकल्चर किया करते थे, और प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर हुआ करता था। बट पहले सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड था। अब इन फार्म्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया, जिससे प्रॉफिट स्टेट के पास न जाकर उस इंडिविजुअल के पास जाने लगा, जिस वजह से अब गवर्नमेंट जो फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया करती थी वो अब खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से फूड की शॉर्टेज होने लगी और फूड को इंपोर्ट किया जाने लगा। 1999 में रशिया की जीडीपी 1989 से भी कम थी। बेसिकली शॉक थेरेपी के जरिए जो भी चेंजेस लाए गए वो इतने सडन थे, जिस वजह से ओल्ड सिस्टम पूरी तरह डिसमेंटल हो चुका था और अब इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं था, जिससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। ओल्ड सिस्टम में जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स को चलाया जाता था, जैसे कि फ्री एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, और वो सिस्टम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। इस पुराने सिस्टम में गवर्नमेंट लोगों को बहुत सी चीजों पर सब्सिडी दिया करती थी, बट अब गवर्नमेंट वो सब्सिडी देना बंद कर चुकी थी, जिस वजह से लोगों का लार्ज सेक्शन पॉवर्टी की तरफ जाने लगा। सोसाइटी का मिडिल क्लास पेरिफेरी की तरफ जाने लगा, और एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल लोग दूसरे कंट्रीज में माइग्रेट करने लगे। अब इन कंट्रीज में माफिया इमर्ज होने लगे, जो बहुत से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने लगे थे। प्राइवेटाइजेशन ने अब नई तरह की डिस्पैरिटी को जन्म दे दिया था। पोस्ट सोवियत स्टेट, स्पेशली रशिया, रिच एंड पुअर रीजन्स में डिवाइड हो चुका था, जहां अब लोगों के बीच ग्रेटर इनइक्वालिटी देखी जा सकती थी। अब ये तो थे शॉक थेरेपी के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, बट इन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के साथ साथ इन कंट्रीज में शॉक थेरेपी के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे जा सकते थे, जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल दीज वर ड्राफ्टेड इन अ हरी। मीन्स जब इन कंट्रीज में ट्रांजिशन किया गया तो वो काफी ज्यादा सडन था, जिस वजह से जब इन कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज किया गया तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन काफी जल्दबाजी में बनाया गया, और ऐसा करने का रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दे दी गई। इसीलिए इन स्टेट में स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं।
प्रेजेंट में रशिया में इस सिस्टम को देखा जा सकता है जहां प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है जबकि इलेक्टेड पार्लियामेंट काफी वीक है, मींस जिसके पास ना के बराबर पावर है। सेंट्रल एशिया जहां प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दे दी गई थी, जिनमें से कुछ अथॉरिटेरियन बन चुके थे। फॉर एग्जांपल तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, जहां प्रेसिडेंट ने खुद को फर्स्ट 10 इयर्स के लिए अपॉइंट कर लिया था, देन उन्होंने अपने ही रूल को 10 और सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया। इन कंट्रीज में अपोजिशन के लिए कोई जगह नहीं थी। अब अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो शॉक थेरेपी इन कंट्रीज में फेल हो चुकी थी, लेकिन आज इन कंट्रीज को देखा जाए तो इन सभी कंट्रीज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखा जा सकता है, स्पेशली रशिया जो आज एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। तो ये सब हुआ कैसे? मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज, स्पेशली रशिया, रिवाइविंग इन 2000, 10 years आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस, मीन्स करीब 2000 में रशिया की इकोनॉमी ने रिवाइव करना शुरू किया आजाद होने के 10 साल बाद। और ऐसा होने का रीजन था इन कंट्रीज का अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान जो मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर है, अदर कंट्रीज तक पाइपलाइन के थ्रू इस गैस को पहुंचाया गया। जिन कंट्रीज के बीच से ये पाइपलाइन होकर गुजरती है वो कंट्रीज प्रोड्यूसर कंट्री को रेंट पे करती हैं। देन इन कंट्रीज में कुछ अमाउंट में मैन्युफैक्चरिंग को भी स्टार्ट किया गया। तो फाइनली ये थे शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।